जिंदगी में एक बहुत डार्क पीरियड आया था, एक बहुत मुश्किल समय आया था, जब फिल्मों में, पर्सनल लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ फेस कर रहा था, डिप्रेशन सा हो गया था मुझे। और मैं माँ के पास जाया करता था, गोद में सर रखता था और रोता था कभी, और कभी कहता था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। फिर मैंने काफ़ी मना किया कि मुझे नहीं करनी है शादी, आई एम हैप्पी सिंगल। मॉम को ये मंजूर नहीं था। लड़कियाँ दिखाई काफ़ी, जैसे पता भी नहीं होता था, मैं घर आया हूँ और कोई बैठे हैं सामने गेस्ट, नमस्ते नमस्ते हेलो। फिर 15 मिनट बाद समझ में आता, ओ ये सेटअप है, मतलब ये एक अटेम्प्ट है कि ये कुछ क्लिक हो जाए मामला। और मैं लंदन में शूट कर रहा था और मुंबई आ रहा था वापस, तो उनका फ़ोन आया कि ये कैसी लड़की है। मैं कहा माँ फिर से शुरू कर दिया आपने। तो देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो इस वक्त अपने परिवार के साथ फ्लोरेंस में, इटली में हॉलीडे कर रही है, आप वहाँ रुक के उसे एक बार मिल लो, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मुझे लगता है शी इज़ दी गर्ल फॉर यू। तो मैंने कहा मामा ये देखो, आप मुझे कहाँ इस संकट में डाल रहे हो, कोई हॉलीडे पे है उनकी फैमिली के साथ, उसके बीच में मैं जाऊँगा मिलने। तो उन्होंने कहा मेरे लिए एक ये कर दो, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी, आई विल नेवर आस्क यू अगेन। तो मम्मी ने इतनी बड़ी बात कह दी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊँगा, चंद घंटों के लिए मिलूंगा, सुबह पहुँचूंगा और शाम की फ्लाइट लेके वहाँ से निकल आऊँगा, आई विल कैच अ वाया। तो वाया फ्लाइट के चक्कर में वहाँ पहुँचा और पहली बार प्रियंका से मिला। अब माएँ होती हैं ऐसी हैं कि उन्हें सब पता होता है अपने बच्चों के बारे में। तो शी न्यू, वो मिल चुकी थी प्रियंका से, तो उन्हें लगा कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। आई मेट हर, और पता नहीं क्या हुआ कि आधे एक घंटे के अंदर ऐसी बात होने लग गई और मुझे उनकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि एक लड़की बॉलीवुड के एक लड़के से मिल रही है और बिल्कुल साधारण, ना हील पहनी है, ना कोई मेकअप, बाल ऐसे ही खुले और सिंपल से कपड़ों में आई, एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। और मुझे याद है कि मैं थोड़ी सी हीरोगिरी कर रहा था, जैसे अक्सर होता है ना, आप इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ करते हैं। तो उन्होंने 5 मिनट सुनने के बाद मुझे पूछा कि आप हमेशा ऐसी बात करते हैं? तो मैं शॉक हो गया, डू यू ऑलवेज टॉक लाइक दिस? तो मैं शॉक हो गया, मैं मतलब नॉर्मल रह लो, नॉर्मल से बात कर लो। मुझे ये इतनी अच्छी लगी ये लड़की। और दूसरी बात मुझे याद, आई थिंक जिस बात ने मुझे हुक किया, उसने कहा कि so tell me who you are। तो मैं कहा मैं एक एक्टर हूँ। So she says no, that's what you do, not who you are। वो तो सिर्फ आप काम करते हैं, आप अंदर कौन हो, who are you really। तो वो जब बात हुई, मुझे लगा यार ये लड़की है, इसके साथ मुझे जिंदगी बतानी है। एंड तब जब मैंने मामा को फोन किया, तब मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, और मामा खींच भी रही थी मेरी कि क्यों, तुम तो आने वाले थे वापस, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं 2 दिन डिले करता हूँ, आई वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम हियर। एंड चट फटाफट शादी हो गई। हम 4 जुलाई को मिले, 7 सितंबर को एंगेजमेंट हो गई और 29 अक्टूबर को शादी हो गई। वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। एक बेटे और माँ का रिश्ता हमेशा बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है। माएँ थोड़ा सा फेवर करती हैं बेटों को हमेशा। तो आपका रिश्ता आपकी मदर के साथ कैसा था? मेरी बहन हमेशा यही कहेगी कि मम्मी तुम्हें फेवर करती है हमेशा। आई थिंक मम्मी जब बहुत छोटी थी उम्र में, तब मैं हुआ, आई थिंक शी वाज ओनली 20 साल की थी। और हमारा एक रिश्ता माँ बेटे के साथ साथ एक दोस्त का भी रिश्ता रहा। जब मैं टीनेजर बना, मुझे याद है कि जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था, तो मम्मी का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था हिस्ट्री। वो खूब पढ़ती थी और उनका हमेशा ये एक, उनके मन में हमेशा ये था कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन कर पाई, अपनी एमए नहीं कर पाई, और एमए हिस्ट्री करना था उनको। तो मुझे याद है जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने उनको प्रेरणा दी। मैंने कहा मामा मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ो, व्हाई डोंट यू गिव योर एमए हिस्ट्री एग्जाम्स। सो एक्चुअली शी अप्लाइड। और उस समय ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे के लिए कॉफी बनाया करते थे। हम एक दूसरे को अवेक, मतलब वो स्टडी पार्टनर होता है ना कि भाई आप जागो, अब मैं सो रहा हूँ 2 घंटे के लिए, हाँ बिल्कुल, मैं रेस्ट ले रहा हूँ, अब आप रेस्ट ले लो। तो एक घर में ही स्टडी पार्टनर हो गया था। आपके पेरेंट्स के अलावा इस दुनिया में आपको उस हिसाब से, उस सेल्फलेसनेस के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ कोई प्यार नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, सिर्फ जो आज मैं जब बाप बन गया हूँ, तो मुझे वो एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हाउ हम बच्चों को हमारी हर जरूरत के आगे रखते हैं, हमारी जरूरतें पीछे हो जाती हैं। माई मदर इज माई इंस्पिरेशन, माई मदर इज माई हीरो। और मुझे आज जो भी मुझे इज्जत मिली है सामाजिक कार्यों के लिए, मुझे लगता है कि उसकी नींव की ईंट जो है वो मेरी माँ है। लेकिन ये भी है कि जैसे वो तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप फिल्म लाइन में आए, और आपने हर वो काम किया जो वो नहीं चाहती थी, एक्सेप्ट शादी। तो अब आ जाते हैं आपकी फर्स्ट फिल्म कंपनी पर। कैसे मिली, कितनी स्ट्रगल रही उससे पहले? जब मैं शायद 15-16 साल का था कॉलेज में, सडनली खर्चे बहुत होने लग गए। क्योंकि आप कहीं दोस्तों के साथ जाते हो,
और सडनली 100-200 रुपये ऐसे ही खर्चे हो जाते थे। हमारे कॉलेज के समय सोशल्स हुआ करते थे, हाँ। जहाँ पे पार्टीज़ हुआ करती थी और उसके लिए आपको टिकट खरीद के जाना पड़ता था। ये शोज़ हुआ करते थे, तो उसमें मेरी पॉकेट मनी थी कुल मिला के महीने की 500 रुपये। अब वो मुझे लगता था कि ये बाबा आदम के ज़माने की पॉकेट मनी है, जो अपग्रेड हुआ नहीं है। और उसमें क्या था, सिर्फ बस के पैसे होते थे। और मैं हमेशा फादर से पूछता था और वो कहते थे घर में 4 गाड़ियाँ हैं, लेकिन आप बस से जाओगे और बस से आओगे, ट्रेन से जाओगे ट्रेन से आओगे, क्योंकि आपको सीखना है। सब आपका है, लेकिन यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू लर्न। क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल किया और मैंने भी लर्न किया। जिंदगी में कब कैसे होता है किसी को पता नहीं। तो उस फिलॉसफी की वजह से स्ट्रगल शुरू हुई। स्ट्रगल के चक्कर में कहा, मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट सा हो गया कि यार ये 500 में काम नहीं होता। तो कहा लेना है तो लो, मरना मत लो। अब ईगो में आके उस मोमेंट में तो कह दिया नहीं चाहिए। अब गुजारा कैसे होगा, आगे काम कैसे होगा। तो फिर मैंने क्या किया, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे RTVC में यहाँ पे रेडियो एंड टेलीविजन सेंटर में जाके वॉइसिंग करने लग गया, रेडियो प्लेस करने लग गया, उधर से चेक आया करते थे। फिर तो सेल्फ सपोर्ट करने लगे अपने आप को, जितने अपने इंग्लिश सीरियल्स, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, सैंटा बाबरा, वॉल्ट डिज्नी के कार्टून्स, यंग एंड द रेस्टलेस, ये सब जो हिंदी में डब किया करते थे, मैं उनकी जाके डबिंग करने लग गया, वॉइसिंग आर्टिस्ट बन गया। तो ये सब चीज़ें करते 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 आई स्टार्टेड अर्निंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। तो एक इंडिपेंडेंस सी आ गई। जब न्यूयॉर्क से वापस आया तो पिताजी ने मेरे लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान किया और अब्बास मुस्तान साहब उनको साइन किया, उनको कहा कि आप एक कहानी लिखें, मेरे बेटे का लॉन्च। और यही मतलब प्रथा तो यही थी कि हर किस्म का मतलब डांस, एक्टिंग, ये वो सारी चीज़ें लड़का कर सकता है, उसे एक लॉन्च पैड बनाया जाए। लेकिन ये बात मुझे बहुत चुभती गई, क्योंकि एक इंडिपेंडेंस सेट इन हो गई थी तब तक सोच में, विचार में। मैंने एक दिन पिताजी के साथ बात की, मुझे याद है वो आज भी। मैंने कहा ये मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने क्यों, क्या हुआ? और आप प्रोड्यूस करोगे तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। क्यों? तो मैंने कहा आपकी ज़िंदगी भर की पूंजी है और आप इसको दाव पे लगा रहे हो। वो प्रेशर मेरे लिए इतना ज़्यादा है, आई कैन नॉट डू इट। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ कि मेरी वजह से ऐसे हुआ। आप भी आए, आपके टैलेंट पर आपने स्ट्रगल किया, मैं भी स्ट्रगल करूँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों स्ट्रगल करोगे? तुम्हें पता नहीं है स्ट्रगल कितनी मुश्किल बात है। लेकिन मैंने मन बना लिया था कि मैं स्ट्रगल करूँगा। तो अब्बास मुस्तान साहब से हाथ जोड़कर नमन करके मैंने कहा कि एक दिन मैं आपके साथ ज़रूर काम करूँगा सर, लेकिन इन हालातों में मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा देखो, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और जब मैंने शुरू की स्ट्रगल, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ओबरॉय ये शब्द यूज़ नहीं करूँगा, अपना लास्ट नेम यूज़ नहीं करूँगा। सिर्फ विवेक की तरह अपने आपको इंट्रोड्यूस करता था, आई एम विवेक आनंद एंड मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अपना पोर्टफोलियो लेके ऑफिस में जाने लगा। अब जो 8-8 घंटे, 12-12 घंटे की स्ट्रगल होती थी, तो नानी याद आती थी। वेट करो। अच्छा, वो फिर भी ठीक है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक चीज़ जो फ्री मिलती है ज़रूरत से ज़्यादा, वो है एडवाइस। आपको दुनिया भर मिलके एडवाइस करेंगे कि भैया आप क्यों एक्टर बनना चाहते हो, मत बनो, छोड़ो, इंडस्ट्री खराब है, ये है वो है, आप बन ही नहीं सकते। आपको क्रश भी कर देंगे, आपकी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्कुल क्रश कर देंगे कि भैया कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो जो चेहरा मैंने एक इंडस्ट्री का देखा, आई हैड नेवर सीन दैट बिफोर, क्योंकि हमेशा एक स्टार का बेटा था तो एक अलग चेहरा देखा। अब इस तरह से जब मैंने देखा इंडस्ट्री को, तो इट चेंज माई पर्सपेक्टिव। लेकिन एक चीज़ ये हुई कि नकारात्मक होने की वजह के बदले में मैंने उसे एक पॉजिटिव वे में लेकर सोचा कि अब मैं मतलब एक निश्चय और दृढ़ हो गया कि अब मैं इसको करके रहूँगा। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राम गोपाल वर्मा साहब एक फिल्म बना रहे हैं, कंपनी। मैं उनका फ़ैन था काफ़ी। सत्या फिल्म देखी थी मैंने, रंगीला देखी थी, तो पहुँच गया उनके ऑफिस में और बड़ी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि किसी से फ़ोन नहीं करवाया था, खुद चले गए थे मांग मांग के। फिर वो बुलाया, उन्होंने 5 मिनट का समय दिया मुझे। मैंने बताया सर मैं ये पढ़ लिख के आया हूँ, न्यूयॉर्क से मास्टर्स किए हैं मैंने और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और मैंने उनको अपने फ़ोटोज़, जो पोर्टफोलियो शॉट्स होते हैं बिल्कुल स्टाइल वाइल वाले, वो मैंने रखे सामने। उन्होंने कहा, मुझे देखा, फ़ोटोज़ को देखा, उन्होंने कहा नहीं, ये जो मैं फ़िल्म कर रहा हूँ ये बहुत ग्रिट वाली फिल्म है, बहुत रफ टफ कैरेक्टर चाहिए, बिल्कुल मुंबई का जो एक स्लम्स का झोपड़पट्टी का लड़का है, ऐसा चाहिए मुझे। और आप बहुत पॉलिश्ड और फाइनली एजुकेटेड लग रहे हैं, तो मैं आपको नहीं ले सकता इस फिल्म में। तो वही चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा, 1 साल की स्ट्रगल तब तक हो चुकी थी, तो मुझे वैसे ही नानी याद आ रही थी। तो मैंने कहा सर मुझे एक और मौका दीजिए, मैं थोड़ा सा होमवर्क करके वापस आऊँगा सर। तो मैंने कहा कि मुझे 1 घंटे का समय कब मिलेगा? तो उन्होंने मुझे 15 दिन बाद अगला अपॉइंटमेंट दिया कि कम आफ्टर 2 वीक्स। तो 2 वीक्स का अपॉइंटमेंट लेके मैं वहाँ से निकला। अब मैंने सोचा यार ये तो एक डू और डाई मोमेंट है, मुझे ये करनी है। मैंने क्या किया, मैंने बस्ती में एक खोली
जहाँ मुंबई में कहते हैं ना छोटे से झोपड़े को खोली कहते हैं, एक खोली को मैंने रेंट पे लिया, भाड़े पे लिया और वहाँ जाकर रह गया। मैंने कहा ये कैरेक्टर मुझे समझना है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, चाय कैसे पीते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, लहजा क्या है इनका। तो वो 14 दिन जो मैंने खोली में बिताया, वो ड्रम से पानी निकाल के बाहर खड़े होके नहाना, वो सुलभ शौचालय में 1 रुपए जाके दे के टॉयलेट में जाना, वो सारा जो एक्सपीरियंस था, कहीं ना कहीं मैं उस कैरेक्टर को समझने लग गया। और उस कैरेक्टर को समझकर मैंने एक दोस्त को रिक्वेस्ट किया जो फोटोग्राफर बनना चाह रहा था। मैंने कहा यार मेरे लिए ये एक फ़ोटो सेशन फ्री कर दे, मैं अगर बन गया कुछ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके लिए करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है डन, चलो ट्रेड ऑफ हुई। तो ही केम एंड उसने मेरी फ़ोटोज़ खींची और मैंने एक कैरेक्टर का नाम था चंदू नागरे। तो मैंने कहा कि एक चंदू नागरे के जीवन में एक दिन कैसा होगा, तो उसके ऊपर एक जैसे फ़ोटो ऐसे हम बनाते हैं फोटोग्राफ्स, एक बंच बनाया। अब वो बंच बना के वो फाइनली वो दिन आया जहाँ राम गोपाल वर्मा साहब के यहाँ मैं पहुँचा उनके ऑफिस। अब ऑफिस पहुँचा तो मैंने कहा मैं उसी अवतार में जाऊँगा। तो वैसे ही चप्पल, वैसे अजीब सी पैंट, गंदे से कपड़े, और बाहर पहुंचा तो मुझे वॉचमैन ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा चलो ये पहली विक्ट्री हो गई, पास हो गया, क्योंकि अगर वो मुझे कह रहा है कहाँ जा रहे हो मतलब मैं लग रहा हूँ बिल्कुल। तो मैंने नाम दिया और फिर उनको पर्ची दी, तो ऊपर से आ गया कि हाँ भेज दो ऊपर। तो वो भी मुझे देख रहा है कि कैसे कैसे वो बुला लेते हैं राम गोपाल वर्मा जी। अच्छा, वो कांच जो लगाता है दरवाजे पे, तो दरवाजे के कांच पे मैं अपनी परछाई को देख रहा था और मुझे सडनली लगा कि यार मैं फेस बहुत क्लीन सा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, फ्लावर पॉट था वहां पे एक, तो फ्लावर पॉट के अंदर से मैंने मिट्टी निकाली। मिट्टी निकाल कर ना ऐसे ऐसे अपने हाथ उंगली पे मल के फेस पे भी मलने लग गया। अब आप सिर्फ वो क्लोजअप सोचो उस वॉचमैन का जो मुझे देख रहा है कि ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे खड़े देखे, मिट्टी लगा रहा है अपने मुंह पे। तो वो सब लगा के मैंने एंटर किया। वर्मा जी की ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े रहकर ऊपर वाले का नाम लिया, एक हाथ में वो सारे फोटोज का बंडल और एक मुंह में बीड़ी लगाई और कैरेक्टर बन के बिल्कुल एंटर किया, बिल्कुल उसी एटीट्यूड में वॉक इन करके कुर्सी खींची, कुर्सी पे बैठ के पैर सीधा उनके टेबल पे रख दिए। टेबल पे रख के मैं ऐसे बीड़ी फूकते हुए उनको देख रहा हूँ और बंडल फोटोज़ का मेरे हाथ में है। वो मुझे देख रहे हैं कि कौन आया है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की। मुझे एक ही बार देखे थे इससे पहले। फिर मैंने ऐसी बंडल फेंका स्टाइल में उनके डेस्क पे और मैंने कहा कि थोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख फोटो। और ऐसे बीड़ी इधर उधर, अंदर से तो धक 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 हो रहा था, इतना नर्वस था मैं कि क्या रिएक्शन आएगा पता नहीं। पर वो फोटो देखने लग गए और फिर उन्होंने इस निराले अंदाज को अपनाया और कहा कि ऐसा ऑडिशन मैंने आज तक नहीं देखा, मैं आपको साइन कर रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि सर पक्का, तो उन्होंने कहा पक्का सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सुरेश ओबेरॉय जी का बेटा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप एक बार उनको फ़ोन कर दो और उनको कह दो कि मुझे ये मतलब रोल मिल गया। तो वो कहा अरे तुम सुरेश जी के बेटे हो, बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा सर मैं ऐसा चाह रहा था कि मैं अपने बलबूते कर पाऊँ। तो ये बात उनको अच्छी भी लगी। उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बिठाया और सीधा ले गए मेरे घर। और फादर को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उस दिन शॉर्ट्स में डैड पेड़ों को पानी दे रहे थे और राम गोपाल वर्मा साहब एंटर कर, अरे रामू जी आप ये वो वगैरह सब उनकी बातें हुई। कहा कि मैं आपके बेटे को साइन कर लिया हूँ। तो फादर बहुत इमोशनल हुए और मुझे याद है आज तक रामू जी ने उनसे कहा कि आपका बटुआ निकालिए। तो उन्हें बटुआ तो है नहीं, जेब में पैसे कितने हैं, तो उन्होंने ऐसे शॉर्ट्स में जेब में हाथ डाला और 10 रुपए निकले। रामू जी ने उनके हाथ से 10 रुपए लिए और मेरे हाथ में पकड़ाया और क्या तुम्हें साइन कर दिया। ये लो 10 रुपए, वो 10 रुपए मेरे पास आज भी है। ऐसे मुझे मेरी पहली फिल्म ऐसे मिली। अमेजिंग अमेजिंग। जो स्टारडम है उसको आपने कैसे हैंडल, मतलब फर्स्ट फ्यू टाइम्स मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। एक नशा सा होता है और शुरुआत में ना आपके बिल्कुल दिमाग में चढ़ जाता है, आपके सर चढ़ के नाचने लगता है। और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, जैसे जब आपकी फिल्म फेल हुई, जब मेरी एक फिल्म फेल हुई थी और मैं पहली बार एक फिल्म फ्लॉप हुई मेरी, तो मैं फादर के पास गया और मैंने कहा फिल्म फ्लॉप हो गई है, नाउ आई हैव हैड अ फ्लॉप फिल्म। तो काफ़ी लो सा हो गया था मैं। डिप्रेशन तो होता ही, आप एक साल भर काम करते हैं और लोगों ने और आपके लिए तो हफ्ते भर में रिजेक्ट कर दी पिक्चर। फिर मैं और हमारे देश में थोड़ा सा पर्सनल होता है, आपको प्यार करते हैं तो भी बहुत पर्सनली करते हैं। आपको नहीं पसंद आया, गुस्सा आया कि आपने ऐसी पिक्चर क्यों बनाई, तो बहुत पर्सनली आपको डांट देते हैं लोग कि हमारा हक है भाई, हम 50 रुपए 100 रुपए देके टिकट खरीदें, आपने ऐसे बकवास फिल्म क्यों की, सीधा पूछ लेते हैं। तो मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे 2 चीज़ें कही जो मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे अपने पास होल्ड करके रखा है। एक तो उन्होंने कहा है कि तुम फेल नहीं हुए, तुम्हारी एक अटेम्प्ट फेल हुई है, ये याद रखो। सक्सेस भी तुम्हारा नहीं है,
तुम एक अटेम्प्ट में सक्सेस हुए और फेलियर भी तुम्हारा नहीं है, तुम एक अटेम्प्ट में फेल हुए। तुम्हारा क्या काम है? अटेम्प्ट करते जाना, काम करते जाना, कोशिश करते जाना। इतने सीरियस रोल्स, रोमांटिक रोल्स करके फिर आपने थोड़ा सा एक शिफ्ट किया कॉमेडी की तरफ। तो आपको पहला कॉमेडी का रोल जो बहुत ही हिट हुई फिल्म मस्ती, उसमें मिला, तो वो रोल आपके पास कैसे आया? बिकॉज कोई कैसे सोचेगा कि आप कॉमेडी भी कर सकते हैं? एक्चुअली इंदू जी और अशोक जी के साथ मैं एक लव स्टोरी डिस्कस कर रहा था। लव स्टोरी के चक्कर में उन दिनों मैं युवा शूट कर रहा था मणिरत्नम सर के साथ। तो वो चेन्नई आए और मुझे वो स्क्रिप्ट सुना रहे थे और मुझे वो स्क्रिप्ट उतनी समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगा नहीं, कुछ और इसमें काम बाकी है। बैठे बैठे मैंने कहा और क्या, किन चीज़ों पे काम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम एक फिल्म बना रहे हैं, ये मस्ती। मैंने कहा क्या स्टोरी है? तो बताने लग गया स्टोरी। तो मैं हंसा, इतना हंसा स्टोरी सुन के, लेकिन मैंने कहा यार लेकिन ये फिल्म मैं कैसे करूँगा? मैं कॉमेडी, वो भी स्लैपस्टिक टाइप की, इट्स रियली नॉट माई स्पेस। तो फिर धीरे धीरे इंदू जी ने मुझे कन्विंस किया और मैं जितना सुनता गया कन्विंस हो गया। और मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगल था, क्योंकि एक पर्सनालिटी हो जाती है आपकी, एक बॉडी होती है, और बिल्कुल उसे ढीला छोड़ के जिस तरह से मस्ती में करना था, बंदर बन जाना था, वो मैंने कभी किया नहीं था। तो वो करने में मुझे काफ़ी हिचक रही। बट धीरे धीरे आई थिंक दोस्ती हुई उनके साथ, तो ज़रा कंफर्ट हुआ। कंफर्ट की वजह से मैं थोड़ा सा खुल गया और वहाँ से मस्ती सीरीज शुरू हो गई। लेकिन ये जो कॉमेडी थी, दोनों फिल्में थी, थोड़ी एडल्ट कैटेगरी में थी, थोड़ी सी अबव द टॉप थी। तो आपको ऑकवर्ड लगा क्या ये फिल्में करते हुए? मुझे बहुत ऑकवर्डनेस हुई। मुझे याद है क्योंकि कर तो दी। जब मम्मी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी हर फिल्म देखती हूँ, मुझे भी ये भी फिल्म देखनी है, तो मैंने कहा नहीं, आप ये फिल्म ना देखें। तो मम्मी और उनकी सारी दोस्त, जो मतलब मेरे लिए सब मॉम्स ही हैं, 20-25 गए फिल्म देखने। मैं तो भाग गया थिएटर से। उनको बिठाया, पॉपकॉर्न सर्व किया, पिक्चर शुरू हुई और मैं भाग गया। मैंने फ़ोन ऑफ किया और भाग गया। मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये सब देखेंगे और फिर मेरी तरफ देखेंगे, मतलब मैं पानी पानी हो जाऊंगा। सबसे ज़्यादा खुशी आपको क्या चीज़ देती है? परिवार। कहीं ज़रूरी मीटिंग हो और आप घर पे कुछ भूल गए हो, क्या करेंगे? भूली हुई चीज़ को भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे लेट होना पसंद नहीं है। ओके। आप बहुत बिजी हो और कोई अनवांटेड गेस्ट ऐसे ही पहुंच जाए, क्या करेंगे? मुझे ना कहना आता नहीं है, तो मुझे झेलना पड़ेगा। बहुत भूख लगी हो और प्रियंका जी अभी तक घर नहीं पहुंची हो, तो क्या करेंगे? खाना खा लेंगे या वेट करेंगे? ज़्यादा रोमांटिक मूड में हूँ तो वेट करूंगा। ज़्यादा भूख लगी है तो कॉल करके सॉरी कह दूंगा और खा लूंगा। अच्छा, एक्टिंग में आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे पिताजी। रास्ते पे गिरा हुआ कुछ दिख जाए तो क्या करेंगे? डिपेंड्स क्या है। वॉलेट है? अगर गोबर है तो नहीं उठाऊंगा। अगर बटवा है तो शायद उठा के पास के लॉस्ट एंड फाउंड पुलिस स्टेशन में दे दूंगा। इंडिया में आपका फेवरेट हिल स्टेशन? लोनावला। जिंदगी में कुछ छोड़ना हो तो क्या छोड़ेंगे? पुरानी बातें। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? अगर मैं एक्टर ना होता तो यहाँ नहीं होता, और यहाँ नहीं होता तो ये सवाल नहीं आंसर कर पाता। बोला नहीं आपने, कोई बात नहीं। फेवरेट मिठाई? तो मीठे पे मैं एंड करना चाहती हूँ इस शो को। ये तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। हाँ, क्या? देसी मिठाइयाँ। बट उसमें अजमेरी कलाकंद, बेसन के लड्डू, मथुरा के पेड़े, रबड़ी, अब एंडलेस लिस्ट है। चमचम, बंगाल का वो क्या कहते हैं, नौलेन गुरु संदेश, मतलब एक कहाँ के हर प्रांत का, साउथ का मैसूर पाक, बाप रे बाप, बहुत बड़ी वीकनेस। ओके।